हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, आपकी जो पहले की जो क्लास चल रही थी, जो सिलेबस चल रहा था साइकोलॉजी का आपका, उसमें आपकी किशोरावस्था चल रही थी, यानी बाल विकास की जो अवस्था है उसमें किशोरावस्था का जो एक सामान्य परिचय, और किशोरावस्था में जो किशोर होता है, या फिर कह लीजिए कि बालक जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शैशवावस्था में आखिर जो ये समस्यात्मक काल कहा गया है, तो हर तरीके से बच्चे के किशोर के मन में जो उथल पुथल मची रहती है, आखिर इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि जो एक किशोर है वो इस जो एज है, जो आपकी कौन सी एज मानिए किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष, यानी कि इस अवस्था को कितनी स्मूथली, यानी कितने आराम से, कितने धीरे से, बिना किसी तनाव के वो इसको पार कर ले और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं किशोरावस्था में शिक्षा। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक विकास की शिक्षा की, यानी कि जो इनकी जो विशेषताएं हैं उनमें हमने बात की थी कि किशोर जो होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है, उनमें शारीरिक चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनको इसीलिए जो स्थिति होती है कि उनकी जो क्षण प्रतिक्षण जो स्थिति बदलती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिर संवेगात्मक रूप से हो, उस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, कि किशोर को शारीरिक विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब शारीरिक विकास में क्या है, किशोर है, किशोरियां हैं, उनकी ऐसी आयु हो जाती है कि जिसमें और चीजों को समझने लगते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक विकास की शिक्षा, यानी कि वो किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, उनको अपनी दिनचर्या किस तरीके से बनानी है, उनको अपने खान पान में किन चीज़ों को सम्मिलित करना है, एक पौष्टिक भोजन करना चाहिए, उनको व्यायाम करना चाहिए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो ये सारी जानकारी कौन देगा, शिक्षक देगा, और किसके माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से देता है। ठीक है, और उसके पाठ्यक्रम में इसीलिए खेल कूद की समुचित व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि बच्चे का जो एक किशोर है, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, वो छात्र उसके शारीरिक विकास जो है उसका ठीक ढंग से हो सके। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, अब मानसिक रूप से इतनी ज्यादा उथल पुथल मची होती है किशोर के मन में, या फिर कहिए किशोरावस्था में जो छात्र छात्राएं हैं इस आयु वर्ग के, उनके मन में वो उनको खुद से समझ नहीं आता कि चीज़ों के बारे में अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह थी। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए मानसिक विकास की, तो अगर बच्चे का कहिए कि किशोर का इंटरेस्ट यहाँ पर देखना चाहिए कि उनका रुचि या रुझान जिस तरफ भी है। ठीक है, अगर उनकी रुचि खेल कूद में है, तो यहीं से डिसाइड होने लगता है कि आगे जो करियर बनाना है वो किस लाइन में बच्चा जाएगा। कहीं किसी की रुचि पढ़ने में है, किसी की कहिए कि अगर पढ़ने में भी है तो आर्ट स्ट्रीम में है, कि साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में जाना चाहता है, किन सब चीज़ों में जाना चाहता है। और यहाँ पर मानसिक शक्तियों के विकास, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, तो यहाँ पर शिक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो यहीं पर कई सारी जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के सिद्धांत आए हैं, शिक्षण के सूत्र आए हैं, उन सबका समुचित प्रयोग करे, ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो समुचित ढंग से हो पाए। अब मानसिक विकास के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्कशन क्लास, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता टाइप की आपने करवा दी, बच्चे को घुमाने लेकर जा रहे हैं, कहीं पर्यटन लेकर जा रहे हैं, और फिर साहित्यिक संगोष्ठियाँ। ठीक है, साहित्यिक संगोष्ठियाँ, यानी कि अगर किसी बच्चे को साहित्य में रुचि है, ठीक, आप
आप वहां पर ले जा रहे हैं, वो अपनी रुचि के हिसाब से वहां पर क्या करता है, उन चीजों में उनका मन लगता लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक बातें हैं इस आयु वर्ग की, वो किशोरों पर या किशोरियों पर हावी नहीं होते, यानी कि सकारात्मक चीजों की ओर उनको बढ़ाना है ताकि उनका मानसिक विकास समुचित ढंग से हो सके। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास तो इंपॉर्टेंट है ही इस आयु वर्ग में, लेकिन संवेगात्मक, सारा का सारा खेल किसका होता है, संवेगों का होता है कि हम संवेगों को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। क्योंकि किशोर जो होते हैं कि किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि तुरंत उनका रिएक्ट ठीक है या नहीं है। जैसे कि स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो तुरंत उसका रिएक्शन हो गया। इस आयु वर्ग में बच्चों को आप नॉर्मली है जो बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मतलब घृणा की भावना आ जाती है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो या फिर शिक्षक के लिए हो। तो इस आयु वर्ग में शिक्षकों की एक नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि संवेगों का मार्गांतीकरण करना है। यानी कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उसका गुस्सा क्या करना है, कैसे कम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि उसको गुस्सा ना आए, या फिर जो संवेग वो प्रकट कर रहा है उनका मार्गांतीकरण, यानी कि उनको उनके मुख्य रास्ते से हटाकर कहीं और ले जा रहा है, यानी कि मार्गांतीकरण करना चाहिए। अब जैसे कि गुस्सा आ रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र के कार्य देते हुए बच्चे को अगर साहित्य में इंटरेस्ट है या कला में इंटरेस्ट है, संगीत में इंटरेस्ट है, या फिर कह लीजिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें अगर इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा संवेग जो वो किशोर प्रदर्शित कर रहा है लेकिन वो नकारात्मक है, तो उसको क्या करना है कि शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि उनका मार्गांतीकरण दूसरी चीजों से रिप्लेसमेंट कर दे, ठीक है। तो बच्चा उस चीजों, जो किशोर है वो उन चीजों में मन लगाएगा और उसके जो नकारात्मक संवेग हैं वो धीरे धीरे दबते जाएंगे और धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। सामाजिक विकास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समाज के बारे में आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो शैशवावस्था है उसके अंतिम चरण से बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है, प्रारंभ होने लगता है। बाल्यावस्था में वो समाज में निकलने लगता है और किशोर में तो पूरी तरह से सामाजिक विकास हो चुका होता है। लेकिन जो एक शिक्षक है, शिक्षक का क्या दायित्व बनता है कि वो खेल समूहों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, जैसे कि स्काउटिंग गाइडिंग वगैरह होती है, इन सब के माध्यम से बच्चे को यहाँ पर किसकी शिक्षा देनी है, यानी कि सामाजिक विकास की शिक्षा उसको देनी है, ठीक है। बच्चे जब आपस में घुलते मिलते हैं, एक साथ किसी कंपटीशन में, किसी चीज में जब हिस्सा लेते हैं, तब उनको उनमें सामाजिक विकास क्या होता है, डेवलप होता है। अगली बात है धार्मिक नैतिक विकास के लिए शिक्षा। वही सेम पॉइंट इसमें भी रिपीट हो रहे हैं जो किशोरावस्था में छात्रों की विशेषताओं में थे, ठीक है। अब विशेषताएं वहां पर क्लियर कर दी गई, अब विशेषताओं के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर धार्मिक एवं नैतिक विकास की शिक्षा, नैतिक विकास की शिक्षा, ठीक है। छोटी छोटी धार्मिक कहानियां, छोटे छोटे ट्रिप, यानी कि धार्मिक स्थलों पर बच्चों को ले जाना, जब कोई भी त्योहार आते हैं वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उन त्योहारों के बारे में बच्चों को बताना कि आखिर उनको मनाने का क्या कारण होता है, ठीक है। और नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक मॉरल एजुकेशन, ठीक है, बच्चे को देना कि कहीं ना कहीं कि सही रास्ते पर चले। उसके नैतिक विकास के लिए शिक्षक को खुद का एक नैतिक आचरण प्रस्तुत करना होता है, उससे बच्चे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और जल्दी सीखते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभेदों के अनुरूप शिक्षा, व्यक्तिगत
विभेदों के अनुरूप शिक्षा। ठीक है, यानी कि शिक्षा कैसी देनी है आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि व्यक्तिगत भेद, यानी क्लासरूम में किस सबसे कमजोर बच्चा क्या बात समझेगा, सबसे अच्छा बच्चा वो तो आपकी बात समझ जाएगा, लेकिन जो मीडियम और लो होते हैं बच्चे, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, जिनको आपकी बात समझ में तो आती है लेकिन थोड़ा देर से समझ में आती है, तो आपको ऐसी पाठ्य योजना प्रस्तुत करनी है क्लास में शिक्षक होने के नाते कि वो सभी बच्चों को समान रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षण विधियों का। ठीक है, शिक्षण विधियों का काम क्या होता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सरल बनाना, और विधियों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा कि शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा और शिक्षण कार्य को सरल और रुचिकर बनाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी शिक्षण विधियां ऐसी होती है कि छात्रों में तर्क करने की शक्ति, क्योंकि एक ऐसी आयु है जिसे बच्चे आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं, नहीं ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, ये है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग उनकी शुरू हो जाती है, यानी तर्क करना सीख जाते हैं। ठीक, तो उसी तर्क के लिए विभिन्न, यानी कि ये सब पॉजिटिव वे में इन सभी जो बच्चे के संवेग हैं उनका विकास हो, सकारात्मक रूप में विकास हो, तो शिक्षण विधियां यहाँ पर एक अहम रोल प्ले करती हैं कि उन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे के जो संवेग हैं उनको कहीं ना कहीं, जो भी बच्चे के कहते हैं कि जो उनके मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं विचार, उनके जो क्वेश्चनिंग वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, फिर किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार, जो इसका लास्ट पॉइंट है, किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में क्या एक बात बताई गई थी, ना तो ये बाल्यावस्था यानी बालक है और ना ही ये प्रौढ़ है, यानी कि दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, किशोर है। तो ये क्या चाहते हैं कि अगर इनसे कोई काम कह दिया जाए कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, तो इनकी समस्या क्या होती है कि ये कहते हैं कि मैं क्या हूँ, एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। तो इसलिए इस कंडीशन में इनके साथ किशोर जैसा व्यवहार, यानी कि जिस अवस्था में ये हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर आपको इनके साथ व्यवहार नहीं करना है, और ना ही बाल्यावस्था में बालक मतलब बालक की विशेषताओं के आधार पर इनके साथ व्यवहार करना है, बल्कि एक प्रौढ़ या वयस्क व्यक्ति की विशेषताओं के, यानी कि इनको बड़ों के आधार पर इनके साथ व्यवहार करना है कि अगर ये छोटे छोटे कामों में आपका हाथ बटाना चाहते हैं, काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपका एक शिक्षक होने के नाते दायित्व बनता है कि आप उनको मोटिवेट करें और उस काम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ये थी आपकी किसकी विशेषताएं, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके ये कुछ पॉइंट थे जो क्लियर किए हैं मैंने। और आज ही ये आपका जो बाल विकास का जो क्रम है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, और कल से आपका विकास का जो, जिसमें आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इस तरीके के जो आपके टॉपिक हैं वो शुरू होंगे, और इनसे संबंधित जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी, यानी अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, जैसे कि इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, और आई थिंक ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, आपका पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो ये सारे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उनसे संबंधित जितने भी सिद्धांत होंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे। और ये फिर से एक बार बोल रही हूँ, तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाएं बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है आपको। विशेषताएं प्लस शिक्षा का स्वरूप, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है,
2 से 3 क्वेश्चन आपको इतने टॉपिक से मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, उम्मीद है कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं तो प्रयास कर रही हूँ, साथ में आप भी प्रयास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।